हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। तो करते हैं शुरू चैप्टर 15 लाइट के साथ। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे लाइट के बारे में। रोशनी जो हर जगह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर जगह से आपको मिलती है अपने काम करने के लिए, सब चीजें देखने के लिए। बट लाइट के पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं जो हम उसको डेली लाइफ में कभी भी यूज नहीं करते क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते। तो आज की क्लास इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सब चीजें पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा आप बहुत इजीली उसको रिलेट कर सकेंगे। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट लाइट रेज। सो वी सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट एंड बाउंसेस बैक टू आवर आईज। ये बाउंसेस बैक का जो वर्ड है वो कैसे होता है ये हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। बट यस, इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट रेज क्योंकि जब तक रोशनी किसी भी चीज के ऊपर नहीं पड़ती आप उसको नहीं देख सकते। और हम देखते क्यों हैं? उसकी बाउंसिंग बैक की वजह से। और ये बाउंसिंग बैक क्या होती है ये हम आज डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बट नॉट ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अब ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आप सबने पढ़ा है ये। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे लाइट इजीली पास हो जाती है, राइट? तो उससे क्या होगा, आपको कभी वो चीज नजर नहीं आएगी बिकॉज वो इजीली उसमें से पास होती हुई नजर आएगी। और ओपेक वो होती है जो उसको पास नहीं होने देती। जैसे आपके पास एक स्टील का ग्लास है, स्टील का ग्लास ओपेक होता है, तभी अगर आप कभी भी उस पर रोशनी डालोगे यू विल नॉट सी कि जो लाइट रेज है वो उसमें से सीधी पास हो गई हैं क्योंकि वो ओपेक इन नेचर है। तो ऐसी सरफेस से जब ओपेक सरफेस होती है तो हमेशा लाइट बाउंस बैक करती है। जैसा आपने यहाँ देखा, ये बॉल है, ये बॉल से लाइट बाउंस हो रही है क्योंकि इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की, फॉर एग्जाम्पल योर ग्लास टम्बलर्स, जो कांच के ग्लास आप घर में पानी के लिए यूज करते हैं, अगर आप उसमें से कभी भी लाइट पास करोगे तो वो स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी क्योंकि वो मीडियम जो है वो ओपेक नहीं है। ओके, दिस इज लॉजिक नंबर 2। देन ओनली सम लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा तीसरा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट होता है 50% ट्रांसपेरेंट, 50% ओपेक। ट्रांसलूसेंट का मतलब पार्शियल ऑब्जर्वेशन, पार्शियल सी। तो यहाँ पे क्या होगा, ना तो कंप्लीटली पास होगी और ना ही कंप्लीटली बाउंस बैक होगी, इंटरमीडिएट है। जैसे हमारा मिल्क होता है, राइट? तो उसमें क्या है, वो ना कंप्लीटली पार्शियल है, ना कंप्लीटली ओपेक है और ना ही कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। सो ये तीन जो है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जिसमें हम जब भी लाइट को यूज करना चाहते हैं, लाइट का कोई भी लॉ पढ़ना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए। उसी का एक और एस्पेक्ट है शैडोज। जब हम बहुत छोटे होते थे तो हम बहुत खेलते थे अपनी शैडोज के साथ, बट कभी हमने ये नहीं सोचा था उसके पीछे कितने सारे लॉजिक्स होते हैं। फिजिक्स में, साइंस में शैडोज कैसे फॉर्म होती हैं, शैडोज बढ़ाने के, चेंज करने के क्या क्या फंडाज होते हैं, ये सारा आपको साइंस बताता है। लेकिन जस्ट फॉर फन हम हमेशा शैडोज के साथ बहुत खेलते थे। सो शैडोज आर द डार्क रीजन्स formed when the light is blocked by opaque. See, here they are saying blocked by opaque or translucent. Transparent का नाम नहीं दिया क्योंकि ओपेक में तो 100% बाउंसिंग बैक हो जाएगी, लेकिन ट्रांसलूसेंट में रिजल्ट उतने क्लियर नहीं आएंगे जितने आपके ओपेक ऑब्जेक्ट से आएंगे। सो एज यू कैन सी, कहीं पे भी जहां पे भी लाइट पड़ती है आसपास नेचर में, और कभी कभी हम ये चीजें हम अपने साथ भी करते हैं। जब हम घर पे होते हैं, लाइट चली जाती है, हम कैंडल के नीचे बैठे हुए हैं तो कैंडल की लाइट हम पे पड़ती है एंड हम देखते हैं पास की वॉल पे हमारा ही शैडो फॉर्म होना शुरू हो जाता है। सो वो है क्या, वो एक्चुअली एक डार्क रीजन है जो तब फॉर्म होता है जब लाइट ब्लॉक की जाती है। ओपेक वो हम थे क्योंकि हम पे पड़ रही थी और हमने उसको ब्लॉक किया, पास नहीं होने दिया, राइट? और इसी की वजह से शैडोज जो है वो नेक्स्ट टू वॉल पे फॉर्म होना शुरू होते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल, उन्होंने आजकल इसको एक शैडो आर्ट बनाया हुआ है। अगर आप कभी भी गूगल पे सर्च करेंगे या आप कभी भी अपने रियलिटी शोज देखते होंगे तो लोग आजकल शैडो आर्ट का बहुत यूज करते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशंस बनाते हैं शैडो की वजह से, स्टोरी टेलिंग करते हैं शैडोज के साथ ताकि लोगों को वो इम्पैक्ट बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो अगर आप उसको क्रिएटिवली यूज करोगे इस साइंस को तो आप बहुत 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 अच्छा कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लाइट। इस चीज के बारे में मैं स्लाइड 1 में भी बहुत बार बोल चुकी थी पर मैंने उसको टैग नहीं किया था, अब मैं उसको टैग करती हूँ। जब मैं आपसे बार बार ये बात बोल रही थी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपने देखा
जब वो ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे वहां पे बॉल थी, जब लाइट इस बॉल पे आने लगी तो वो पास नहीं कर पाई क्योंकि ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो क्या किया उसने, बाउंस बैक करना शुरू कर दिया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वहां पे इस बॉल की जगह एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता, ये तो हमारा ओपेक मीडियम था, मान लो ये मेरा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो जब लाइट इस पे फॉल होगी तो लाइट कभी भी बाउंस बैक नहीं होगी क्योंकि उसको मीडियम मिलेगा स्ट्रेट पास करने के लिए, वो सीधी पास हो जाएगी, कुछ भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। सो इससे हमें ये पता चलता है लाइट की प्रॉपर्टी है टू ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये एक बहुत सिंपल एक्टिविटी के साथ आप घर पे भी कर सकते हो। न्यूज़पेपर लो, कोई भी पेपर की शीट लो, उसका एक रोल बना दो, जो हम करते हैं। हम बहुत छोटे थे तो हम नॉटी होते थे, हम ऐसा रोल बना के एक दूसरे के कान में जाके बोलते थे ना। तो अभी भी आप यही करके देखो, देखने की बजाय बोल के भी देखो, और बोलने की बजाय, क्योंकि हम लाइट का लॉजिक पढ़ रहे हैं तो लाइट के साथ पहले उसको करना बहुत जरूरी है। तो आप एक न्यूज़पेपर का रोल बनाओ, कैंडल जलाओ, और आप वहां से जो उसका पहला होल होगा वहां पे कैंडल रख दो और दूसरे होल से उसको खुद देखने की कोशिश करो। क्या होगा, आपको कैंडल की जो फ्लेम है वो नजर आएगी। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आती हूँ स्टोरी में, और वो ट्विस्ट ये है कि मेरे पास जो रोल था मैंने उसको मोड़ दिया, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी सब चीजें वही हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने जो न्यूज़पेपर का रोल बनाया था मैंने उसको मोड़ दिया, और एक एंड पे कैंडल का फ्लेम और एक एंड पे मेरी आई। अब मैं देखने की कोशिश कर रही हूं, आप बताओ क्या होगा जब आप मुड़े हुए न्यूज़पेपर रोल से देखने की कोशिश करोगे, क्या आपको फ्लेम नजर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लाइट की प्रॉपर्टी होती है टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब ऐसा कुछ भी होगा, लाइट आगे नहीं हो पाएगी क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बेंड होने की नहीं है, तो वो बेंड नहीं होगी और वो यहीं पे रुक जाएगी, जिसकी वजह से हम जो दूसरे एंड पे कैंडल फ्लेम देखना चाहते हैं हमें नजर नहीं आएगा। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कौन सी जगह से आपको लाइट नजर आएगी और कौन सी नहीं आएगी। मैं आपको बहुत बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताती हूँ। आप कभी भी सो के उठते हो, जहां पे आप सुबह सुबह का सूरज, जिस भी बच्चे ने देखा हुआ है वो इस चीज को बहुत इजीली इमेजिन कर सकता है। आप कभी भी अपने घर का डोर जरा सा मॉर्निंग में खोलने की कोशिश करो, आपको लाइट रेज बिल्कुल स्ट्रेट फॉल होती हुई रूम के अंदर नजर आएंगी, और उसमें आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी दिखते हैं एट टाइम्स, राइट, क्योंकि वो लाइट रेस के साथ अंदर एंटर होता है। पर आप हमेशा देखना दैट विल ऑलवेज कम इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जहां से भी उनको एक होल मिलेगा, एक जगह मिलेगी अंदर एंटर होने की, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे होल है और आपके रूम का दरवाजा टेढ़ा मेढ़ा है तो लाइट ऐसे ऐसे करके अंदर आ जाएगी, नो, वो वहीं ब्लॉक हो जाएगी। और अगर आप डोर नहीं खोलते या अगर आप वहां पे कोई भी सोर्स नहीं देते जहां से लाइट एंटर हो सके, लाइट कभी भी बेंड होके नहीं आएगी, इट विल जस्ट मूव अवे, कीप अवे। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल थ्योरी, बट यस, नाम याद करना बहुत जरूरी है इस थ्योरी का। इट्स कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। नाउ सिंस यू स्टडीड बाउंसिंग बैक, हम बार बार ये टर्म यूज कर रहे थे कि लाइट जब भी किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है वो बाउंस बैक करती है, क्योंकि पहली बात तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, राइट, नंबर वन, तो वो उसको पास नहीं करने देगी। दूसरी बात, ये जो बाउंसिंग बैक है उसको हम क्या बोलते हैं, इस बाउंसिंग बैक को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये एक सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको दो केसेस दिखाती हूँ। नंबर वन, मेरे पास एक प्लेन मिरर है, पॉलिश्ड प्लेन मिरर बोलूंगी क्योंकि पॉलिश्ड बोलना इसलिए जरूरी है, प्लेन मिरर्स जो होते हैं वो ये भी हो सकते हैं कि दोनों साइड्स ग्लास की बनी हुई है, बिल्कुल सीधा सीधा। जब मैं पॉलिश्ड बोलती हूँ तो इसका मतलब इसकी जो एक सरफेस है वो ऑलरेडी टिंटेड है, ठीक है। सो हम वो प्लेन मिरर लेंगे जो हम घर में देखते हैं, क्योंकि आपने देखा है जो भी प्लेन मिरर आप अपने घर में यूज करते हो उसकी जो बैक सरफेस है वो टिंटेड होती है। सो जब लाइट रेज किसी भी सोर्स से उसके ऊपर आती हैं वो बाउंस बैक होती हैं नॉर्मली, जैसा हमने अभी पढ़ा। लेकिन जस्ट लुक एट द पैटर्न ऑफ बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। यहाँ प्लेन मिरर बोलने का मतलब प्लेन सरफेस भी है। सेकेंड सिचुएशन, मेरे पास एक इरेगुलर सरफेस है, ओपेक सरफेस, वो भी ओपेक होनी जरूरी है, नहीं तो लाइट बाउंस बैक नहीं होगी, पास हो जाएगी। इसीलिए हम बार बार ये मेंशन करते हैं कि सरफेस क्या है, और ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करनी। तो यहाँ पे भी जब आपके पास सोर्स में से लाइट आ रही है वो तो अपना सेम ही पाथ फॉलो कर रही है, लेकिन जब वो बाउंस बैक हो रही है आप देखोगे उनका पैटर्न क्या है, इट इज नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर। वाई इट इज नॉट रेगुलर, इट इज एन इरेगुलर सरफेस। जो आप देख सकते हैं ये सरफेस ही इरेगुलर है,
इसीलिए जब रिफ्लेक्शन होती है तो वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में होती है। इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि पैटर्न सेम फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन सरफेस थी, इसीलिए जो आपकी रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही नॉर्मल रिफ्लेक्शन हुई है, बट यहाँ पे वो डिफ्यूज स्टेट में है, क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है। तो वो जैसे आएगी वो वैसे ही जाएगी। तो जिस जगह पे ऐसे पड़ रही है तो वो ऐसे जाएगी, ऐसे आ रही है तो वो ऐसे जाएगी, राइट। तो ये लॉजिक जो है उससे आपको ये पता चलता है कि सरफेस रेगुलर है, इरेगुलर है या रेगुलर है, वो समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे की जो हमारी स्टडी है वो बहुत सिंपल हो जाएगी। अब आया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ऑपेक ऑब्जेक्ट्स की बात, जो हम स्लाइड 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां आपको ये दिखाया जा रहा है कि जब रिफ्लेक्शन होती है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक ऑब्जेक्ट से, तो वो कैसी दिखती है। ठीक है, बिना इसको देखे 2 मिनट आंखें बंद करके मुझे फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए आपका रिजल्ट, क्योंकि अब आपको रिफ्लेक्शन भी समझ आ गया है, अब आपको ये भी समझ आ गया है कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स कैसी होती है। ठीक है, तो जब मैं ग्लास की बात करती हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसपेरेंट को। सो जब आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये जो मेरा सोर्स है, इसमें से लाइट रेज आ रही हैं, तो वो तो कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इससे क्या हुआ, लाइट जैसे आई वैसे की वैसे पास हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉस्टेड ग्लास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉस्टेड, इट इज गिविंग इट अ ट्रांसलूसेंट इमेज। ट्रांसलूसेंट है क्योंकि आपने फ्रॉस्टेड ग्लास देखा है, वो ना ही कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है और ना ही कंप्लीटली ओपेक होता है, जो हम अपने वॉशरूम्स में यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, तो जब लाइट रेज इस सोर्स में से आएंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी, लेकिन पार्शियली। ये जो है कुछ पास हो रही हैं और ये कुछ जो है बाउंस बैक हो रही हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, वुड। वुड किसका एग्जाम्पल है, ओपेक ऑब्जेक्ट का। तो अब जब वुड में से, हमारे सोर्स में से रेज निकली, कितनी नीटली वो बाउंस बैक हो गई है टू द आई, क्योंकि ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसमें 100% बाउंसिंग बैक हो रही है। सो विद दिस डायग्राम अब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक का क्या रोल होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है चिल्ड्रन, बिकॉज ऐसी क्वेश्चंस में, ऐसी टॉपिक्स में बहुत सारे गिव रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर होगा, आप वो सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, ये उसका भाई है या बहन है, जो मर्जी समझो। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा था, बाउंसिंग बैक हो रही थी। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। आपको ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बट मुझे लगता है जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हो तो आपको रिफ्रैक्शन का भी आइडिया होना चाहिए, जो हायर क्लासेस में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज रिफ्रैक्शन। इट इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one material to another is known as refraction. और यहां मटेरियल की जगह वी कैन ऑल्सो से मीडियम। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जैसा आप इस ग्लास में देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास एक पेंसिल है। अब पेंसिल का आधा हिस्सा पानी के अंदर है और आधा हिस्सा बाहर है। यहां पे मीडियम क्या है, वाटर, और यहां पे मीडियम क्या है, एयर। तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है, अब यहाँ पे अगर लाइट सोर्स आएगा, लाइट में से रेज आएंगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके पास 2 मीडियम्स हैं ट्रैवल करने के लिए और रिजल्ट दिखाने के लिए, एक एयर और एक वाटर। और जब वो बाउंस बैक होंगी तो वाटर का रिजल्ट अलग आएगा और एयर का रिजल्ट अलग आएगा, जिसकी वजह से, अब इमेजिन करो कई बार हम पानी में कुछ गिर देते हैं, सिक्का गिर जाता है, गेम खेलते हैं ना स्विमिंग के टाइम पे, कॉइन फेंक देते हैं कि ढूंढ के लाओ, तो जब आप ऊपर से उस कॉइन को देखते हो तो आपको कॉइन कैसा दिखता है, बिल्कुल ऊपर, जबकि होता नहीं है, राइट। वो किसका इफेक्ट है, वो रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है। ठीक है, तो ये फिलहाल इतना समझना जरूरी है कि इस केस में हमारा मीडियम हमेशा चेंज्ड रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइट की बेंडिंग, बाउंसिंग बैक होती है वो अलग हो जाती है, और जो उसका आउटपुट होता है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो मीडियम चेंज की वजह से आता है। ऑलराइट, so now again I move to shadows.
थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसा हमने पढ़ा, शैडोज आर द डार्क रीजन्स फॉर्म्ड व्हेन द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। आपने कभी नोटिस किया है कि ये तो समझ आ गया हमें शैडोज क्या है, जब भी हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट का लाइट ब्लॉक करेंगे तो उसकी शैडो फॉर्म हो जाएगी। साइज, शेप, राइट, कितना फर्क होता है लाइट पे। जब आप देखते हैं दोपहर को, कभी ऐसा करके देखना आप, शैडोज को कंपेयर करना, जब दोपहर का टाइम है, जब शाम का टाइम है, और या फिर रात के टाइम में, आप तीनों डे आउट की साइकिल में अपने शैडोज को कभी कंपेयर करके स्टडी करना कि ऐसा क्यों है। आपको पता है दिन के टाइम पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट होती है। इफ आई टॉक अबाउट 12 o'clock, तो उस टाइम पे आपकी शैडो का साइज क्या होता है। देन आप इवनिंग में ट्राई करके देखो और फिर नाइट में ट्राई करके देखो और फिर देखो कंपैरिजन कि शैडोज पे लाइट का क्या इफेक्ट रहता है। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है which is called lateral inversion. Now, मुझे लगता है ये हम सब करते हैं, बट अगेन एज यूजुअल हमें टर्म्स नहीं पता कि ये साइंस में स्पेसिफिकली टर्म किए गए हैं। सब जल्दी से अपना मिरर लेके आओ या अपने मिरर के सामने खड़े होके देखो। आप अपना राइट हैंड रेज करो, आपको क्या दिखता है। आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करो, आपको क्या नजर आता है। आप देखोगे जब आप अपना राइट हैंड उठाते हो, अपनी तरफ से आपका राइट हैंड है, लेकिन मिरर क्या करेगा, आपका लेफ्ट हैंड दिखाएगा। और जब आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करोगे तो मिरर आपका राइट हैंड दिखाएगा। राइट, तो क्या हो रहा है, लेफ्ट और राइट उल्टे हो रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, जहां पे हमारा राइट हमारा लेफ्ट होता है और हमारा लेफ्ट हमारा राइट होता है। ये वाला लॉजिक आप कभी भी अल्फाबेट्स पे लगाकर देखो। आप अपना नेम सीधा लिखो और मिरर के आगे उसको पढ़ो, कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। ये इंटेंशनली एम्बुलेंसेस में किया जाता है। कभी भी एम्बुलेंस पे नोट करना, जहां पे भी एम्बुलेंस वर्ड लिखा हुआ है उनकी वैन के ऊपर, वो कभी भी सीधा नहीं लिखा होता। इट्स ऑलवेज रिटन इन लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इट्स एन इमरजेंसी केस, राइट। जो भी एम्बुलेंस के अंदर है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है और उनको निकलने के लिए रास्ता चाहिए। तो जब ये क्राउड में होते हैं, सबसे पहली हेल्प तो हॉर्न से होती है। दूसरी हेल्प, अगर कोई सुन नहीं पा रहा, शीशे बंद हैं, तो क्या हेल्प होगी, जो भी ड्राइवर अपनी कार में होगा वो अपने रियर व्यू से जब पीछे देखेगा कौन सी गाड़ी आ रही है, तो ये जो उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस है वो उनको सीधा नजर आएगा। क्योंकि मैंने जैसा बताया, लिटरली इन्वर्जन में क्या होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। तो ये वाला जो वर्ड है वो उनको ऐसे दिखेगा और उनको पता चलेगा कि हमारे पीछे एक एम्बुलेंस है जिनको हमें रास्ता देना है, सो दैट दे कैन मूव टू द प्लेस ऑन टाइम और पेशेंट सफर ना करे। ये लॉजिक है। अब सिमिलरली आपको एक टास्क देती हूँ, अपना नेम जो है उसको भी लिटरली इन्वर्टेड करके लिखो और मिरर के आगे पढ़ो, या दूसरा तरीका, उसको सीधा लिखो और फिर देखो कैसा दिखता है आपका नेम। यस, क्योंकि ये जो प्लेइंग ऑफ लिटरल इन्वर्जन है विद अल्फाबेट्स अलग होता है। हम यूजुअली ई को ऐसे लिखते हैं, राइट, पर आप यहाँ देख सकते हैं हमने ई ऐसे लिखा, क्योंकि जब मैं इसको मिरर के आगे देखूंगी तो इट विल कम लाइक दिस। गॉट इट? लेकिन कुछ अल्फाबेट्स हमेशा वैसे ही रहते हैं, जैसे ए, क्योंकि ए में कोई लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं मिरर में भी देखूंगी तो भी मुझे ऐसा दिखेगा। आई, इसको मैं मिरर के आगे भी देखूंगी तो भी ऐसा दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम आती है लेफ्ट टू राइट की। फॉर एग्जाम्पल एल, यस, और वो मिरर में कैसा दिखेगा, लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन और इसका बहुत राइट यूज किया गया है इन आवर डेली लाइफ, बट हम समझ नहीं पाते। बट नाउ एवरीबडी शुड हैव एन आंसर कि एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है। ओके, ऑल राइट। Now, after studying so many things, we'll talk about the properties of images which are formed by plane mirror. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम प्लेन मिरर जो सबके घरों में है, मॉर्निंग में उठते ही तैयार होने के लिए अपनी एवरीडे एक्टिविटीज, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, हर कोई मिरर में एक बार जरूर देखता है। तो जब आपको कभी कंफ्यूजन होता भी है तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, क्योंकि आप सबके पास घर में मिरर है। तो अगर आपको कुछ याद नहीं आता, क्लोज योर आईज एंड थिंक आप मिरर के आगे खड़े हुए हो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी इमेजेस हैं, यानी जो भी हमें मिरर में हमारी इमेज नजर आती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहला इंपॉर्टेंट टास्क जो वो है, उसका जो साइज होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, मैं जैसी हूं, मैं प्लेन मिरर में वैसी ही दिखती हूँ, राइट, ना मैं मोटी दिखती हूँ ना मैं पतली दिखती हूँ, बट यस,
कुछ मैजिकल मिरर्स होते हैं, हम फन के लिए कहीं जाते हैं म्यूजियम्स में, वहां पे आप देखते हो कुछ मिरर्स में बहुत फनी लगता है, किसी में हम मोटे हो जाते हैं, किसी में हम पतले हो जाते हैं, किसी में हम छोटे दिखते हैं। वो किस टाइप के हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ हम सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं जो आपके घर में है। तो उसमें आप हमेशा देखेंगे आपका जो साइज है इमेज का वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपकी ऑब्जेक्ट का साइज है। सेकेंडली, जो भी इमेज होगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी, लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट विल बिकम राइट, राइट विल बिकम लेफ्ट, okay, that is called laterally inverted. Then the image formed by the plane mirror is always erect. आप कभी उल्टे नहीं नजर आते ना मिरर में, जैसे खड़े हो वैसे ही दिखते हो, so this is called erect, और इमेज हमेशा सीधी रहेगी। Then diffused reflection. What is diffused reflection? जो मैंने आपको पढ़ाया irregular surface, तो वो जो irregular surface है उसमें light rays are reflected in different directions, क्योंकि आपका जो surface था वो ही नहीं था। तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो वो रिफ्लेक्टेड ऐसे हो जाएगी यहाँ से, राइट, और मे बी दूसरी यहाँ आई तो वो ऐसे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, इसीलिए ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती है क्योंकि हमारा सरफेस प्लेन नहीं होता। देन इन रेगुलर, द फर्स्ट वन, रिफ्लेक्शन, दे आर ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, जो आपने देखा था, क्योंकि वहां पे सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो सारी जो भी हमारे रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो पैरेलली मूव करेंगी। ओके, कुछ भी नया नहीं है, अगर आप सारी चीजें रिकॉल करोगे आंखें बंद करके आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से समझा दिए गए हैं। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो आई होप आपको ये पॉइंट्स बहुत क्लियर है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको मैजिकल मिरर्स की बात बताने वाली हूँ। ओके, सो मेरा स्टार्ट हुआ उन मिरर्स में जिनमें किसी में हम मोटे दिखते हैं, किसी में हम छोटे दिखते हैं, किसी में हम लंबे दिखते हैं, किसी में हम पतले दिखते हैं। वो मैजिकल मिरर्स क्या है? उसमें आती है हमारे पास दो टर्म्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या है? विल सी स्लोली स्लोली। उससे पहले मैं आप सबको बोलूंगी, सबके घर में स्पून होती हैं, रोज खाना खाते हो, राइट, खाते टाइम यूज करते हो आप सब। सबसे पहले अगर कॉन्वेक्स कॉनकेव समझते हैं, ब्रिंग अ स्पून और आराम से बैठ जाओ क्लास के सामने, क्योंकि जब आप चम्मच का हिस्सा देखोगे अब आपको समझना है, राइट, और समझना क्या है हमें कि कॉन्वेक्स क्या है और कॉनकेव क्या है। तो अगर मैं उसकी सेम साइड पे देखती हूं तो मैं कुछ ऐसी नजर आऊंगी, अगर मैं उसकी उल्टी साइड पे यानी पीछे की साइड में अपने आप को देखने की कोशिश करूंगी तो मैं कुछ ऐसी नजर आऊंगी, और अगर मैं सेम साइड पे देखूंगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने जो भी सेम साइड मतलब जो जिस साइड पे आप चम्मच की देख रहे हैं, और ये एक और तरीका है ऐसे पकड़ के या ऐसे, चम्मच की भी सेम साइड दो होती है ना, या तो आप ऐसे पकड़ोगे या आप ऐसे पकड़ोगे, राइट, तो आप इस तरह से दिखोगे और आप इस तरह से दिखोगे, और अगर आप पीछे की साइड पे देखोगे विच इज द बैक साइड, आप कुछ ऐसे नजर आओगे। पर ऐसा क्यों है? ये मैजिकल चम्मच है इसलिए नहीं, क्योंकि जो हमारी स्पून का फ्रंट साइड है, आप देख सकते हैं ये वाला साइड, दिस साइड, इट इज बिहेविंग लाइक अ कॉनकेव मिरर, सी, एंड द बैक साइड जो एक्चुअली में बल्जिंग है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास शेप तो यही है, लेकिन यहाँ पे लाइट कहाँ पड़ रही है? यहाँ पे ये सरफेस पे लाइट पड़ रही है, जो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है, और यहाँ पे लाइट कहाँ पड़ रही थी? अंदर की तरफ, इस साइड पे, और ये हमारा पॉलिश सरफेस था, और वहां पे उल्टा हो रहा है, लाइट पड़ रही है इस सरफेस पे और ये हमारा पॉलिश सरफेस है। तो जहां पे बाहर की तरफ लाइट पड़ती है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। मैंने हमेशा उसको ऐसे याद रखा है, वेक्स। सो कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लाइट पड़ने वाला सरफेस ये होता है, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉनकेव मिरर, जैसे मैंने आपको बोला बीच की तरफ में लाइट पड़ती है, तो वो उसकी शेप कैसी हो जाती है? ऐसे, राइट, यही हिस्सा है ना जहां लाइट पड़ रही है, सो इट इज लाइक दिस। तो वेक्स और केव, जैसे केव्स बनती हैं, मैंने हमेशा इसको अपनी आपके जब मैं आपके जितनी थी तो मैं हमेशा इसको यूं याद रखती थी, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता था। अब ये वंडर्स कैसे करते हैं, क्यों अलग अलग शेप्स आनी शुरू हो जाती हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, लेट्स स्टडी। जब सबसे पहले मेरे पास है कॉन्वेक्स मिरर, अभी जैसे मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जहां पे हमारा पोजीशन इज लाइक दिस, और हमारी जो लाइट पड़ रही है आप देख सकते हैं इस सरफेस पे पड़ रही है, तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह दिखता है। ये वाला जो है आपका पॉलिश सरफेस है। तो जब भी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला तो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होती है।
डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस होती है और इरेक्ट होती है। इन सब के फीचर्स पता होने बहुत जरूरी है। मैं एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो पाती। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो भी इमेज बनेगी वो बियॉन्ड द स्क्रीन बनेगी, स्क्रीन पे कभी भी नहीं आएगी। सेकेंडली डिमिनिश्ड होगी, जो भी साइज है ओरिजिनली उससे छोटा साइज आपको दिखेगा, जैसा आपको इन स्लाइड्स में नजर आ रहा था, छोटा साइज, राइट। ऐसा होता है ना, कुछ मिरर्स में हम बहुत छोटे नजर आते हैं। एंड थर्ड इज इरेक्ट। अगर आप ऐसे हैं तो आपका इमेज भी ऐसा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, ठीक है। आप सीधे ही नजर आएंगे बट आपका साइज छोटा हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे हम बहुत दूर से देख रहे हैं। गॉट इट। अब ये और इजीली समझ कैसे आएगा, जो मैं आपको रियर व्यू का एग्जांपल दूंगी, जो हमारी कार्स में मिरर्स प्लेस्ड होते हैं साइड में, ताकि हमें पीछे का व्यू दिखे। आपने कभी नोटिस किया है जब आप इसमें देखते हैं रियर व्यू, इसको रियर व्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मिरर होता तो बहुत छोटे साइज का है, लेकिन जब आप इसमें लुक एट करते हैं ना तो आपको पीछे का इतना सारा व्यू दिखता है छोटा छोटा। तो जब किसी भी ड्राइवर को गाड़ी बैक करनी है, उसको पता होना चाहिए उसकी लाइट रेफ में कौन आ रहा है, आसपास का सारा हिसाब एक छोटा सा मिरर आपको छोटे व्यू में दे देता है। इसीलिए जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं हमको सारी चीजें छोटी छोटी नजर आती हैं, क्योंकि ड्राइवर के लिए बहुत ईजी है, उसको अपने शीशे में सारा व्यू पीछे का मिल जाता है, कौन सी गाड़ी कितनी दूर पे, तो वो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि मुझे तेज लेना है, मुझे धीरे लेना है, मुझे किस तरफ लेना है, ताकि एक्सीडेंट ना हो सके। सो रियर व्यू जो है, प्लीज रिमेंबर फ्रॉम हियर, आप जब भी बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल रियर व्यू मिरर्स होते हैं, क्योंकि इमेज सारी इरेक्ट दिखती है, सब कुछ उनको सीधा सीधा ही दिखता है ना, कुछ उल्टा नहीं दिखता। डिमिनिश जरूर होती है क्योंकि उनको छोटे से मिरर में पीछे का सारा व्यू देना, तो वो डिमिनिश्ड होती है। और वर्चुअल इसीलिए होती है, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि वर्चुअल के केस में कभी भी स्क्रीन पे आपकी इमेज फॉर्म नहीं होती। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर। अब मैंने कॉनकेव बताया था ना कैसा होता है, यस। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, हमेशा याद रखना, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे एग्जाम्पल्स, आई मीन एक एक एग्जाम्पल्स दे रही हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का और किस तरह की इमेजेस फॉर्म होती हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे वहां पे आपको रे डायग्राम्स बनाने सिखाए जाते हैं, जहां पे आपको सिचुएशन दी जाती है कि आपने इमेजिन करना है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, और उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा इमेज कैसी बनेगी। तो उस टाइम पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इमेज का पोजीशन तो आप बता दोगे, लेकिन वो डिमिनिश्ड होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए, वो अपने आंसर से आप चेक कर सकते हो। अगर आपके सोल्यूशन में आपकी इमेज इरेक्ट नहीं बन रही, डिमिनिश्ड नहीं बन रही, वर्चुअल नहीं बन रही, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लर्न होने बहुत जरूरी है, आपको हायर क्लासेस में बहुत हेल्प करेंगे। आई विल गो बैक टू कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे मैं आपको 3 केसेस दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे देखा कि मेरा जो इमेज है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, कैंडल, ये मेरी इमेज है, मैंने उसको इधर नंबर 1 पोजीशन पे किया हुआ है। अब जब मेरा इमेज फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट से, तो वो कैसा दिखेगा, क्या आप देख सकते हैं, मुझे कैंडल नजर आ रही है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात, इट्स उल्टा, अपसाइड डाउन जिसको बोलते हैं। और अगर मैं देखूं, पहली बात तो ये रियल इमेज है। रियल इमेज क्यों है, जैसा मैंने बोला था, कॉन्वेक्स के केस में आपकी वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे नहीं बनती, वो स्क्रीन के बाद प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, स्क्रीन तो मेरा ये रहा और मेरा इमेज पहले ही बन गया, दिस इज वर्चुअल। फोटोग्राफ्स में जैसा होता है, आपके पास इमेज पहले ही होता है, सिनेमाज में होता है, आप प्रोजेक्ट आप वहां पे देखते हैं, राइट। सो दे आर रियल इमेजेस जो आपको दिखती हैं स्क्रीन से पहले, ठीक है। तो और दूसरी चीज, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और डिमिनिश, तो साइज तो छोटा है मेरी ऑब्जेक्ट से। तीसरा, अपसाइड डाउन है, यानी इन्वर्टेड है। ऐसा कब हुआ, जब मैंने अपनी ऑब्जेक्ट को नंबर 1 पोजीशन पे प्लेस किया। मैं पोजीशन चेंज करके दिखाती हूँ, अब मैंने उसको नंबर 2 पे प्लेस किया, राइट। ये जब मैंने किया तो मेरा इमेज कहां बना, सेम साइज, सेम एज द ऑब्जेक्ट दिख रहा है, और इमेज इन्वर्टेड जरूर है लेकिन रियल है, और साइज दोनों का ऑब्जेक्ट जितना ही है, जो भी मेरी इमेज बन रही है। अब मैंने सेकंड पोजीशन से उसको मूव किया 4th पोजीशन पे। अब देखते हैं क्या हुआ। जब मैंने किया तो यहाँ पे मेरी जो इमेज थी वो रियल नहीं थी, वर्चुअल हो गई, यानी वो स्क्रीन से पहले नहीं फॉर्म हुई, स्क्रीन के बाद फॉर्म हुई। और जो उसका साइज था वो मैग्नीफाइड था, यानी अगर मेरी ऑब्जेक्ट छोटी है तो मेरा इमेज बहुत बड़ा बना, और इमेज इरेक्ट है, सीधी है।
तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर मैं अपनी ऑब्जेक्ट का जो प्लेसिंग है वो चेंज करूंगी तो मेरा जो इमेज आएगा वो उस पर डिपेंड करेगा। यही सिचुएशंस आपको हायर क्लासेस में दी जाएंगी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस पोजीशन पे प्लेस करो और फिर बताओ कि आपका इमेज कैसा बनेगा। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के केसेस में आपकी जो इमेज है वो रियल भी हो सकती है, वो वर्चुअल भी हो सकती है, वो डिमिनिश्ड भी हो सकती है जैसा यहाँ था, वो मैग्नीफाइड भी हो सकती है, और इरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया है। इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। डेंटिस्ट के पास जाते हो, क्या करते हैं वो? इतना छोटा सा मिरर देखने में लगता है, बट जब वो उसको यूज करते हैं तो आपका जो छोटा सा दांत है वो उनको इतना बड़ा दिखता है ताकि वो उसको माइन्यूटली स्टडी कर सके। तो वो कॉनकेव मिरर्स को यूज करते हैं। शेविंग मिरर्स कॉनकेव होते हैं, देखा है ना शेविंग करते टाइम, वो छोटे छोटे मिरर्स होते हैं बट आपको क्लियर व्यू मिलता है, तो वो इतने बड़े बड़े दिखते हैं। होटल्स के रूम में, आपके वॉशरूम्स में जनरली लोग जो है वो कॉनकेव मिरर्स सेट कराते हैं। ठीक है। सोलर कुकर्स में यूज किए जाते हैं। वाई? बिकॉज अगेन वो सारी रेज को ट्रैप करेंगे और जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। नाउ विद दिस मैंने एक टैबुलेशन दी है ताकि आपके लिए स्टडी थोड़ी सी और सिंपल हो जाए और आप कंपेयर करके उसको बहुत इजीली पढ़ सकते हो। प्लेन मिरर कुछ इस तरह से दिखता है, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से दिखता है और कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से दिखता है। राइट? अब जो भी हमने स्टडीज पढ़ी हैं उसके हिसाब से रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट, सरफेस केव्स इनवर्ड्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जेस आउटवर्ड्स, जो हमने पढ़ा था वेक्स है तो वो बाहर की तरफ बल्ज आउट करती हैं और यहाँ पे अंदर की तरफ करती हैं क्योंकि द शेप इज लाइक दिस। राइट? देन नीदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? सारी चीजों को एक ही पॉइंट पे लेके आना, और डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट से अलग अलग जगहों पे भेजना। तो जो कॉनकेव मिरर है वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। राइट? एक पॉइंट से हर जगह पे डाइवर्ज करते हैं, इट इज लाइक दिस। और कन्वर्जिंग का मतलब है एक ही पॉइंट पे आके फोकस हो जाता है, जैसा मैं अभी सोलर कुकर के केस में दिखा रही थी आपको। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ चुके हो। प्लेन मिरर के केस में इट्स ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे द इमेज चेंजेस द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। इट कुड बी रियल और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, जो मैंने अभी आपको सारे एग्जाम्पल से समझाया। एंड देन हियर इट्स ऑलवेज वर्चुअल, इट्स इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। आई होप ये आपको तीनों मिरर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाता है। तभी जब मिरर्स मैजिकल टर्न होते हैं, तो वो मैजिकल क्यों होते हैं? इस साइंस की वजह से मैजिकल होते हैं। अब आपके पास हमेशा एक आंसर रहेगा जब भी आप ऐसे किसी जगह पे जाके ट्रैवल करते हो। ओके, ऑल राइट। तो नाउ लेट्स सी द रियल लाइफ एप्लीकेशंस, जिसके बारे में मैं पुरानी स्लाइड में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट थोड़ा सा सेग्रीगेशन इसीलिए किया ताकि अगेन आप अपने दिमाग में ये पॉइंट्स और एप्लीकेशंस बहुत क्लियर रखो। जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से क्या करते हैं हम लोग? यहाँ बैठे हुए दूर की चीजों को बहुत पास देखते हैं। डेंटिस्ट के मिरर से क्या होता है? अगेन छोटे छोटे दांत बड़े बड़े नजर आते हैं। शेविंग मिरर में आपको अपने मुंह का जो सरफेस है वो बहुत जूम्ड इन दिखता है ताकि आप बहुत क्लियरली कहीं पे भी अपने हेयर चेक कर सकते हो ड्यूरिंग शेविंग। एंड सोलर कुकर, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर भी होता है, तो सारी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर देता है ताकि यहाँ का टेम्परेचर राइज हो सके और खाना कुक हो सके। सो आप सब कॉनकेव मिरर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वो इन सब में बहुत ही इजीली यूज हो रही है। देन लेट्स टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, जहाँ पे हमारा आइडिया ये होता है कि हमें एक छोटे एरिया में बहुत सारा व्यू मिले, क्योंकि यहाँ पे जो भी साइज ऑफ आपका इमेज होता है वो छोटा होता है। तो यही होता है साइड मिरर्स में, पार्किंग मिरर्स में, क्या देते हैं आपको? पीछे का पूरा व्यू अच्छे से पता चल जाता है एक छोटे से मिरर के अंदर, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो सके, आपकी गाड़ी को कहीं पे टक्कर ना हो जाए किसी भी नियर बाय व्हीकल के साथ। आपको पीछे का पूरा जो व्यू है, लेफ्ट राइट बैक, वो सब बहुत क्लियरली पता चल जाता है। देन टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर्स, दे आर कॉल्ड ड्रेसिंग मिरर्स, क्योंकि हम जैसे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे हम अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं, हमारे फीचर्स हमें बिल्कुल वैसे के वैसे नजर आते हैं, इसीलिए
प्लेन मिरर की जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी इमेज फॉर्मेशन की, वो सारी की सारी यहाँ पे यूटिलाइज होती है। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स बहुत इजीली समझ आ गए हैं और बहुत क्लियरली समझ आए हैं, क्योंकि उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है जब हम लेंसेज की बात करते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लेंसेज को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट दैट आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे जब आप इसको नेक्स्ट ग्रेड में पढ़ो कि लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस था। क्योंकि जब हमने कॉन्वेक्स मिरर्स की बात की थी, इफ यू रिमेंबर, हमने उसको इस तरह से देखा था, राइट, इस तरह से। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो उसी का एक सम अप है, जहां पे वो बीच में एज अ यू कैन सी थिकर होते हैं इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, और जब हम एजेस की बात करते हैं तो वो थिन होती हैं। और जब हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पे भी स्क्रीनिंग सेम ही रहेगी, लेकिन ये जो है वो मिडल में थिनर होते हैं, जो आप देख सकते हैं, एंड एजेस पे थिक होते हैं, यानी ये जो उनकी एजेस हैं, ये जो एजेस हैं ये थिक होती हैं। सो ये डिफरेंस है लेंसेज के बीच में। बाकी जैसा आपने मिरर्स में पढ़ा, सिमिलरली जब हम लेंसेज का यूज करते हैं हमारे रे डायग्राम्स बिल्कुल अलग बनते हैं। डिपेंड करता है हमारी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। ये सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में आप नेक्स्ट ग्रेड में पढ़ेंगे, बट आज मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना चाहती थी अबाउट लेंसेज। ठीक है, नाउ मैं आपको ब्रीफिंग में इन्हीं लेंसेज के बारे में इमेज फॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज बताऊंगी, जैसा आपने मिरर्स में पढ़ा। तो यहाँ पे भी इनको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। डाइवर्जिंग किस लिए आप समझ सकते हैं, एक पॉइंट से जब आपकी बाउंसिंग बैक होगी इमेज फॉर्मेशन के टाइम पे, तो वो डाइवर्ज मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे जो भी इमेज फॉर्म्ड होती है वो हमेशा छोटी ही होती है, डिमिनिश्ड होती है, इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है। एग्जाम्पल्स योर पीपल कैमरास। सो लेंसेज का क्या रोल है, क्यों हमने बोला, वो आप थोड़ा सा आइडिया जो है वो अभी आपको इससे मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे रे डायग्राम्स की डिस्क्रिप्शंस नहीं दे रही हूँ। ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, माइक्रोस्कोप पहले ही दिख गया, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है कि अगेन हमें जूम्ड इन पिक्चर्स दिखती होंगी। सो ये जैसा आपने पढ़ा, थिकर इन द मिडल, थिनर एट द एजेस, कन्वर्जिंग होते हैं क्योंकि सारी ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो उसको एक पॉइंट पे ले आते हैं ताकि हम उसे क्लियरली स्टडी कर सके। ठीक है, ये कन्वर्जिंग नेचर होता है और ये डाइवर्जिंग नेचर होता है जो यहाँ पे हो रहा है, राइट। और इससे हमें एक डिमिनिश्ड इन्वर्टेड रियल इमेजेस दिखती हैं, बट व्हेन मूव्ड क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स अ मैग्नीफाइड, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। अगर आप सबने कभी ना कभी माइक्रोस्कोप यूज किया हुआ है तो उसमें एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है, जिसको आप, अगर आपको पिक्चर को बहुत डिटेल में देखना है तो आप उसका लेंस चेंज कर देते हो, अगर आपने कभी ध्यान से उसको यूज किया हो। माइक्रोस्कोप में ये देखिए, ये अलग अलग पावर्स के लेंसेज होते हैं और हम उसको यूज करते हैं अपनी नीड के हिसाब से। अगर तो हमें एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए, तो हम उस लेंस को चेंज करते हैं, फिर उसको जूम इन करते हैं, ऑब्जेक्ट के बहुत पास ले जाते हैं, क्योंकि जब वहां पे रे डायग्राम बनेगा हमारी इमेज बहुत ही मैग्नीफाइड होगी। और अगर हमें डिमिनिश्ड, यानी हमें इमेज जो है उसको बहुत क्लोजली स्टडी नहीं करना, तो हम अगेन वी चेंज द लेंस, और यहाँ से जहां से आप उसको देखते हैं, इट इज योर आई, वहां पे भी एक लेंस फिट होता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर रे डायग्राम्स के ऊपर ही बनाया जाता है कि अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता है, आप इजिली उसको फटाफट मैथमेटिकली इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मुझे ऐसा मैं देख रहा हूं और मुझे दिखना ऐसा चाहिए, तो यहाँ कौन सा लेंस लगेगा, यहाँ कौन सा लेंस आएगा और यहाँ कौन सा लेंस आएगा। इसी तरह की प्रॉपर्टी होती है हमारे स्पेक्स में। हमें क्या देखना है, दूर का दिख नहीं रहा, पास का दिख नहीं रहा, उस हिसाब से हम लेंसेज का चॉइस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेलिंग जो है वो आप नेक्स्ट ग्रेड में पढ़ोगे, क्योंकि अगर आपको हमने सब कुछ पढ़ा दिया तो आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। सो व्हाट वी वांट इज, पहले आप तीनों टाइप ऑफ मिरर्स ढंग से पढ़ो, फिर हम लेंसेज पढ़ाएंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो होता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ये समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी एक सीडी का। सीडी, वी टॉकिंग अबाउट सीडीज। अब बहुत कम हो गई हैं यूज में, बट अभी कुछ इयर्स पहले हम सीडीज को बहुत ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि अब पेन ड्राइव्स ही काफी होती हैं। सो सीडीज की अगर आप प्रॉपर्टीज याद रखें, यू नो
जब हम उसको जोर से घुमाते थे, आपने कभी नोटिस किया आपको रेनबो कलर्स उसमें नजर आते थे, या कभी आप उसको दूर से भी फ्लैश करते हुए देखते हो, क्योंकि स्कूल्स में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आर्ट में कराए होंगे जहाँ पे आपको पुरानी सीडीज लाने के लिए बोला होगा, तो आपने बहुत डेकोरेटिव आइटम्स बनाए होंगे, तो आपने कभी नोटिस किया है जब सीडी घूमती है तो उसमें आपको रेनबो कलर्स नजर आते हैं। ऐसा कभी कभी हम रूलर्स के साथ भी करते हैं, उसको आप कभी भी ऐसे घुमाएंगे या कोई एक ऐसी पोजीशन जब आप उसको लाइट में ऐसे करके देखते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल 7 कलर्स नजर आते हैं जो रेनबो कलर्स होते हैं, जिनको हम विबग्योर भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. That's why it's called a Vibgyor. अब ये 7 कलर्स क्यों दिखते हैं? क्योंकि ओरिजिनली ये 7 कलर्स 7 नहीं होते, ये व्हाइट लाइट होती है जो ऑब्जेक्ट से निकलती है, बट जब वो पास करती है एक प्रिज्म से, वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, जिससे हमें ये विबग्योर मिलता है। सो व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट? इट इज स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म which gives you the 7 beautiful rainbow colors that makes it dispersion of white light. Okay, now हमने ये क्यों पढ़ा? क्योंकि इसका रेनबोज फॉर्मेशन से क्या लेना देना है। अब क्या हम इस लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि मैंने बोला था व्हाइट लाइट कहाँ से पास होती है? प्रिज्म से, पर आसमान में तो कोई प्रिज्म नहीं है, तो रेनबोज कैसे फॉर्म होते हैं? तो अपनी मम्मा से पूछना हमें रेनबोज आसमान में कब दिखते हैं, तो वो आपको बोलेंगी ऐसा तब होता है जब सनलाइट भी हो और बारिश भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तब रेनबो नजर आता है। पर ऐसा क्यों? ऐसा बहुत रेयरली होता है कि थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग भी हो रही है और सनलाइट भी निकल आया, सन भी है, क्योंकि जब बारिश होती है यूजुअली सूरज देवता नहीं आते हैं, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन में जहां बारिश भी हो रही है और सूरज देवता भी चमक रहे हैं, उस दिन आपको रेनबो जरूर नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा मैंने बोला, व्हाइट लाइट जो आपको मिलेगी सनलाइट से, जब ये व्हाइट लाइट से जो लाइट आ रही है वो रेन ड्रॉप से टकराती है, तो क्या होता है? ये जो हमारा रेन ड्रॉप है, इट एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म, जैसा मैंने अभी पढ़ा, एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म। तो इस केस में क्या हो रहा है? जो आपका रेन ड्रॉप है वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है। तो जब लाइट इस प्रिज्म से, व्हाइट लाइट, दिस इज द व्हाइट लाइट, इस प्रिज्म में से पास होती है, इट स्टार्ट्स मूविंग टू स्कैटरिंग इनटू 7 कलर्स व्हिच गिव्स यू अ विबग्योर, जिससे आपका विबग्योर फॉर्म होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, हाउ इज अ रेनबो फॉर्म? इट इज फॉर्म बिकॉज इस केस में जो आपकी रेन ड्रॉप है वो एक प्रिज्म का रोल प्ले करती है और आपको वो 7 कलर्स नजर आते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल था बट बहुत इंटरेस्टिंग था। सो नेक्स्ट टाइम जब भी रेनबोज होंगे, प्लीज वेट एंड वॉच कि एक रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है। इट्स नॉट मैजिक, इट्स साइंस। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हो। प्लीज रिविजन जरूर करिएगा ताकि ये सारी चीजें आपको अभी क्लियर रहें एंड नेक्स्ट ग्रेड में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो वील एंड इट हियर। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।